इस चैप्टर की समझौती दे दी है। चैप्टर नंबर 2 हमने पूरा का पूरा कर लिया है। अब मैं आज आगे आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज करवा रही हूँ। इस चैप्टर की एक्सरसाइज के अंदर हम सब कुछ आ जाता है। इस चैप्टर की एक्सरसाइज में आपको वर्कबुक से करवा रही हूँ ताकि इनके अंदर आपको एमसीक्यू वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से मिल सके, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 कच्छ की सैर जो एक यात्रा वृत्तांत है उनके विकल्प हम करेंगे, ठीक है। तो विकल्पों के अंदर सबसे पहले निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रमशः अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखें। तो सबसे पहले यह नगर जैसा लगने वाला एक बड़ा गांव है, तो वो कौन सा है? आदिपुर, गोपालपुरी, भचाऊ कि मुंद्रा? तो उनका सही आंसर रहेगा सी, भचाऊ। फिर दूसरा विकल्प है कंडला क्या है? तो ए हवाई अड्डा, बी औद्योगिक नगर, सी पर्यटन केंद्र और डी बंदरगाह। तो कंडला क्या है? एक बंदरगाह है, वहां शिप आती है। फिर आगे है विकल्प नंबर 3 कच्छ में बेहतर जिनालय कहाँ है? तो इनका आंसर है ए मांडवी में, बी लखपत में, सी गांधीधाम में और डी भद्रेश्वर में। तो इनमें से इनका सही आंसर है ए मांडवी में, सॉरी मांडवी के अंदर है, वो बहुत ही अच्छा जिनालय है। फिर विकल्प नंबर 4 सृजन कच्छ की कला का परिचय कराने वाली एक खाली जगह है, तो वो क्या है? तो ए पुस्तक है, बी संस्था है, सी नगरी है, डी कृति है। तो उनका सही आंसर है बी, वो एक संस्था है। फिर आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपको विकल्प दिए गए हैं और यहाँ ये ब्लैंक्स है। आपको एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ से आपको ये करवा रही हूँ। तो सबसे पहली ब्लैंक्स है सामखियाली को हम कच्छ का खाली जगह कह सकते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? तो कि वो कच्छ का प्रवेश द्वार है। जब हम कच्छ के अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहला गांव आता है सामखियाली, तो वो उनका प्रवेश द्वार है। फिर दूसरा है गांधीधाम में खाली जगह प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है, तो वो है सिंधी प्रजा। कौन सी है? तो के सिंधी। फिर आगे है हाजी पीर में पीर का खाली जगह है, तो वहां पीर की क्या है? तो के मजार है। फिर फोर्थ ब्लैंक्स गांधी स्मृति का स्थान आदिपुर गांधी स्मृति का स्थान खाली जगह में है, तो कहाँ है? तो के आदिपुर में है। फिर खाली जगह से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है, तो कि सूरजबाड़ी से। सामखियाली से शुरू होती है और सूरजबाड़ी से खत्म होती है, यहाँ पूर्ण हो जाती है। फिर आगे है सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो इनके अंदर सबसे पहले है वो है 1 नंबर कच्छ को हम म्यूजियम कह सकते हैं क्योंकि, तो उनका सही आंसर है वो हमने यहाँ लिख दिया, कच्छ को हम म्यूजियम कह सकते हैं क्योंकि वह अनेक दर्शनीय स्थलों का वैविध्य है। का जो आंसर है वो सही आंसर है। फिर दूसरा है नखत्राना लोकप्रिय स्थान है क्योंकि यह प्राकृतिक नजारों का केंद्र है। क्या है? तो यह प्राकृतिक नजारों का केंद्र है। ब जो आंसर है वो सही आंसर है। फिर तीसरा विकल्प है विधान है काला पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है, तो अ आंसर है वो सही आंसर है कि एक अनूठा अनुभव है। फिर आगे है प्रश्न नंबर 4 जिनके अंदर एक वाक्य के 1-2 वाक्य के जो प्रश्न है उनके उत्तर है 1-2 वाक्य के।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्य में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, ये सारी आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर इनमें आ जाते हैं, इसलिए मैंने वर्कबुक से ही करवाया है। कच्छ के गांधीधाम नगर की क्या विशेषता है? कुछ एक्स्ट्रा है पर वो भी आपको पढ़ने हैं। नोटबुक्स में आपको जितने टेक्स्ट बुक के हैं वही लिखने हैं। गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का नगर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, भद्रेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? तो कि उनका आंसर है, भद्रेश्वर जैनों का अति प्राचीन होने के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ जैनों का 2500 वर्ष पुराना संगमरमर से बना जिनालय है। 2500 वर्ष पुराना यानी 2500 साल पुराना वो जिनालय है, इसलिए वो प्रसिद्ध है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में 4-5 वाक्य लिखिए इनके आधार पर। तो कि मरुभूमि और रेगिस्तान किसको कहते हैं? तो कि जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या तो रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती, पर इस साल उल्टा हो गया। इस साल कच्छ में 100% से भी ज्यादा बारिश हो गई। देखो, इतनी बारिश कभी कच्छ में नहीं होती थी, इतनी बारिश इस साल हो गई है, वहां नहीं होती। यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि से पानी निकलता है, ऐसे स्थानों की मरु उद्यान कहते हैं। मरुभूमि के लोग प्रायः ऊंट पर प्रवास करते हैं, इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि रेगिस्तान के अंदर ऊंट ही अच्छी तरह से चल पाता है और कोई वाहन है वो नहीं चल सकता अच्छी तरह से, इसलिए। फिर दूसरा है, कच्छ के 3 बड़े शहर मांडवी, भुज और मुंद्रा। ये कच्छ के 3 बड़े शहर हैं। मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है, यहाँ ये बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ राजमहल, पवन चक्किया तथा समुद्र तट दर्शनीय है। भुज वैभवशाली नगर है। यहाँ अपना महल प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीसर तालाब, भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान है। मुंद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं, इसलिए तीनों शहर बड़े हैं और उनके प्रसिद्ध शहर है, जिनका विकास अच्छी तरह से हुआ हो, ऐसे वो शहर है। फिर है तीसरा क्वेश्चन, कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल। कच्छ के अंदर कौन से धार्मिक स्थल देखने को मिलते हैं? तो कि भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा आजीपीर ये कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यहाँ संगमरमर से बना 2500 साल पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था। अब आधुनिक ढंग से उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान है। यहाँ रामायण काल का माना जाता है। लखपत में सिखों का गुरुद्वार है। हाजीपीर मुसलमानों का पवित्र स्थान है। ये सब कुछ हमें कच्छ के अंदर देखने को मिलता है, जो उनके मुख्य घूमने लायक स्थल है, पुराने पौराणिक जो स्थल है उनकी बात हुई। फिर कच्छ के ऐतिहासिक स्थल, ये सारे ऐतिहासिक स्थल है और वो पौराणिक स्थल थे। सामखियाली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। मोहनजोदड़ो का जो समय था, उस समय की जो संस्कृति थी वो हमें यहाँ देखने को मिलती है धोलावीरा के अंदर, जिनको हेरिटेज साइट भी कहा जाता है। फिर है लखपत, गुरु नानक की स्मृति में जुड़ा प्राचीन स्थल है। किसी समय यह एक समृद्ध नगर था। यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है। फिर आगे है
माउंट आबू में प्रवास का आयोजन किया गया था। प्रवास में 45 विद्यार्थी और 3 शिक्षकें थे। आबू रोड तक तो यात्रा हमने ट्रेन से की। आबू रोड से माउंट आबू जाने के लिए हम राजस्थान परिवहन निगम की बस में सवार हुए। दूर से आबू पर्वत दिखाई दिया। बस का मार्ग घुमावदार था। बस की गति भी बहुत धीमी थी। दोनों ओर भयानक खाड़ियां थी, लेकिन हरियाली और ठंडी पवन के झोंके खूब दे रहे थे, सुख दे रहे थे। बहुत ऊंचाई पार करने के बाद हमारी बस रघुनाथ मंदिर के पास खड़ी हो गई। उस समय सुबह के 10 बज रहे थे। उस समय वहां बड़ी चहल पहल थी। सड़कों पर मेटाडोर, जीपें और कारें दौड़ रही थी। जगह जगह टूरिस्ट गाइड, रेस्टोरेंट, होटल और यात्री आवासों के साइन बोर्ड लगे हुए थे। हम पहले से ही आरक्षित एक लॉज में उतरे। 2 कमरे थे जिनमें आधुनिक सभी सुविधाएं थी। भोजन और विश्राम के बाद हम ऐतिहासिक देलवाड़ा मंदिर देखने गए। वहां की कला देखकर हम दंग रह गए। देवरानी जेठानी मंदिर सचमुच बहुत सुंदर है। उनकी नक्काशी और शिल्प की बारीकी देखने लायक है। अगले दिन हमने टोडरोक और पिलो ग्राउंड देखा। फिर हम वशिष्ठ आश्रम गए। अचलगढ़ पर स्थित भर्तृहरि की गुफा देखी। हम बुर्दा देवी की मंदिर भी गए। तालाब में हमने नौका विहार का मजा लूटा। एक दिन हमने आबू के सबसे ऊंचे गुरु शिखर पर दत्तात्रेय के पद चिन्हों के दर्शन किए। वहां के ऊंचे विशाल घंट को बजाया और उसकी मधुर ध्वनि का आनंद लिया। हमने वहां के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय की भी मुलाकात ली। हम वहां 3 दिन रहे। सबने मिलकर खूब आनंद किया। उस प्रवास की याद अभी तक मेरे मन में है। तो इस प्रवास के माउंट आबू का प्रवास था, वो जो उनको याद था वो यहाँ मैंने लिखा है। आप अपनी कोई और स्थल का प्रवास वर्णन भी आपके हिसाब से लिख सकते हैं। माउंट आबू है वो सचमुच ही बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल है। उनके वहाँ देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जो यहाँ लिखा है टोडरोक है, वो भी एक इस तरह का पत्थर है। टोडरोक यानी टेडपोल में से पड़ा है उसका नाम, जो मेढक के आकार में आपको देखने को मिलता है। इस तरह का पत्थर पूरा है, उसको देखने का भी बहुत मजा है, उसके ऊपर चढ़ने का। मैंने भी ये सारी चीजें देखी हुई है। मैं भी वहां गई हुई माउंट आबू। आप लोगों में से बहुत सारे लोग गए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि माउंट आबू कैसा है। तो वो बहुत ही रमणीय स्थल है, देखने लायक है। वो एक हिल स्टेशन है। वहां देलवाड़े के देरे जो है, देवरानी जेठानी का जो मंदिर है, उनकी नक्शी भी आप बहुत ही सुंदर है, अतिशय। वो भी आपको देखने का बहुत ही मजा आता है। और गुरु शिखर पे जाने का भी बहुत ही अच्छा मजा है। फिर वहां जो नकीले एक तालाब है, उस तालाब में भी नौका विहार करने का बहुत ही मजा आता है। कहा गया है कि वो तालाब है वो पूरे नाखून से बनाया हुआ तालाब है, इसलिए उसको नकी तालाब कहते हैं। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 2। आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो आपने जो यात्रा की है उसका वर्णन करते हुए आपको आपके मित्र को पत्र लिखना है, और वो इस तरह है। पहले अपना पता लिखना है। 14 सदगुरु सोसाइटी भक्तिनगर अहमदाबाद 380007 20 नंबर 2013। प्रिय मित्र आरुषि सप्रेम नमस्कार। आज सुबह तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी माताजी अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई है।
पहले कश्मीर दर्शन के लिए गए थे। 2 दिन पहले ही वहां से लौटे हैं। पहले हम नैनीताल गए थे, उसके बारे में जैसे सुना था वैसा ही पाया। उसकी परिक्रमा करने में सचमुच बड़ा मजा आया। हम नैना देवी के दर्शन करने गए। देवी की सुंदर मूर्ति ऐसी लगी जैसे अभी बोल उठेगी। फिर हम श्रीनगर गए। सचमुच सुंदर नगर है। हमने सारा नगर घूमकर देखा। वहां झील की सुंदरता ने हमारा मन मोह लिया। उसमें हमने शिकारे में बैठकर जल विहार का आनंद लिया। बलूर और मानसस्थल झील भी हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन वो इस झील के मुकाबले तो नहीं है रह सकती। श्रीनगर और पहलगाम के बीच केसर की क्यारिया 2 से भी रही खूब ने हमको बहुत ही अच्छा लगा, मदसूरत कर दिया। शालीमार और निशातल में घूमे। हमें स्वर्ग के नंदनवन में घूमने के जैसा आनंद आया। मैंने वहां के कई स्थानों की फोटो ली है। कुछ फोटो तुम्हें भेज रहा हूँ। शेष मिलने पर तुम्हारा मित्र आलो। तो ये उनकी कश्मीर की यात्रा जो थी, उन यात्रा का उसने यहाँ हमें वर्णन करके दिखाया है। फिर आगे अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए। यहाँ आपको एक कहानी दी गई है जो अपूर्ण है, उस कहानी को यहाँ आपको पूर्ण करना है। किस तरह से पूर्ण करनी है वो यहाँ दिया है। तो कि एक गांव था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे, बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम। फिर यहाँ से आपको लिखना है कि एक गांव था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे, बड़े बेटे का नाम रामू था और छोटे बेटे का नाम। तो यहाँ से हमें लिखना है फिर से ये जो अधूरी कहानी है, ठीक है। एक गांव था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके 2 बेटे थे, बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम लखन था। रामू को खेल कूद का शौक था। उसे निशानेबाजी में भी बहुत रुचि थी। बड़ा होकर वह भारतीय सेना में भर्ती हो गया। छोटे बेटे लखन को खेतीबाड़ी का शौक था। उसने खेती की जिम्मेदारी संभाली और एक समृद्ध किसान बन गया। फिर क्या हुआ? भारत पाकिस्तान हमें बीच युद्ध हुआ। रामू ने बड़ी बहादुरी दिखाई। उसने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। लड़ाई खत्म होने पर सरकार ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। सेना में उसे ऊंचा पद दिया गया। अब किसान बहुत खुश है। उसके बेटों ने जय किसान जय जवान जय किसान का नारा सार्थक कर दिखाया। तो ये थी आपकी अधूरी कहानी जो यहाँ आपको दी गई है। तो कि उसके बेटे ने ये सार्थक कर दिखाया। 2 बेटे थे, उनमें से एक किसान बना और एक वो दुश्मनों को मारने के लिए, उन दोनों ने अलग अलग अपना वजूद तय कर दिया था। एक को खेलने कूदने में और निशानेबाजी में अच्छा लगता था, इसलिए वो खेल कूद में आगे बढ़ता है, और दूसरा भारतीय सेना में जुड़ जाता है और वो फौजी बन जाता है। इस तरह से वो फिर जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तब वो उनके सामने खूब डट के लड़ता है और उनके छक्के छुड़ा देता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जय जवान जय किसान का जो नारा है वो किसान के बेटे ने सार्थक किया, क्योंकि वो किसान था, उनका बाप तो किसान था, वो एक किसान का बेटा था और किसान का बेटा फौजी बन के युद्ध में लड़ता है, लड़के दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है और अपनी बहादुरी है वो यहाँ दिखाता है, साबित करता है। आगे है ए परिच्छेद
दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपकी टेक्स्ट बुक है उनको गुजराती में दिया गया है, तो वो गुजराती में नहीं पर आपको इंग्लिश में टेक्स्ट बुक में देना चाहिए, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में है पर वो गुजराती में, आपको गुजराती नहीं करना है पर उनका हिंदी बनाना है। ठीक है, आपको गुजराती दिया है तो भी उनका हिंदी, यहाँ इंग्लिश दिया है मैंने तो उनका हिंदी, तो उनका हिंदी इस तरह होगा। हिरण नदी की पश्चिम की तरफ सूरज दादा विदा ले रहे हैं। संध्या के समय पक्षियों की टोलियां अपने घोंसलों की ओर उड़ रही है। भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की ओर लौट रहा है। उस समय रिमझिम वर्षा शुरू हुई। लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। तो ये आपके पैराग्राफ का ट्रांसलेशन था। फिर आगे है, यहाँ आपको कुछ पहेलियां का निर्माण करना है। आपको एक वर्ड्स दिया गया है, दिए गए शब्द में शब्द मिले ऐसी पहेलियां का निर्माण कीजिए। आपको एक शब्द दिया गया है और उस शब्द के आधार पर आपको कुछ पहेलियां बनानी है। पहेलियां यानी आपको पता है नहीं, कुछ इस तरह के आंसर होते हैं, क्वेश्चन जिनके अंदर आंसर पोएम की तरह हम पूछते हैं। ऐसी पहेलियां जो होती है इनके अंदर एक क्वेश्चन ही छुपा होता है। तो सितारा हमें यहाँ दिया गया है शब्द, वो है सितारा। आकाश में रहता हूँ, रात भर चमकता हूँ, दिन में छिप जाता हूँ, सूर्यास्त होने के बाद फिर निकल आता हूँ। चमचम चमकता हूँ, रहता हूँ मौन, प्यारे बच्चों बतलाओ मैं हूँ कौन? तो जिनका आंसर आता है सितारा। ठीक है, यहाँ तारे की बात की है, जो ट्विंकल होते हैं ना वो। तो कि आकाश में रहता हूँ, तारा सितारा आकाश में रहता है ना। रात भर चमकता हूँ, दिन में छिप जाता हूँ, सूर्यास्त होने के बाद फिर से निकल आता हूँ। चमचम चमकता हूँ, रहता हूँ मौन, प्यारे बच्चों बतलाओ मैं हूँ कौन? तो इनका आंसर है सितारा। फिर दूसरी पहेली है जो है हाथी की। गणपति जैसा मुंह है मेरा, काया खूब विशाल, सबसे बड़ा जानवर हूं मैं, मस्त है मेरी चाल। तो ये कौन है? तो कि वो हाथी है। गणपति जैसा उनका मुंह होता है ना, और फिर उनकी काया भी बहुत बड़ी विशाल है और वो सबसे बड़ा जानवर है, और मस्त है मेरी चाल, धीरे धीरे से मस्ती में वो चलता है इसलिए। तो वो है हाथी। फिर दूसरी उनके बाद तीसरी पहेली है, मेरे रहने पर अंधेरे की नहीं चल पाती, मेरे दो साथी है तेल और बाती। बाती और तेल इन दोनों के बिना चिराग तो जल ही नहीं पाता। चिराग दीपक जिनको हम कहते हैं ऐसा। तो यहाँ किसकी बात है? तो कि चिराग की बात है। तो कि मेरे रहने पर अंधेरे की नहीं चल पाती, मेरे दो साथी है तेल और बाती। तो ये कौन है? तो कि ये वो चिराग है। फिर है पाठशाला। तो कि ज्ञान का मंदिर हूँ, सरस्वती का घर हूँ, आओगे यदि मेरे पास पाओगे विद्या का प्रकाश। तो वो क्या है? तो कि पाठशाला। पाठशाला में ये सब कुछ होता है, वो उसे हम ज्ञान का मंदिर कहते हैं, सरस्वती का मंदिर। सरस्वती का घर हूँ मैं, आओगे यदि मेरे पास तो पाओगे विद्या का प्रकाश। अगर आप स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं तो आपको विद्या का प्रकाश मिलता है। ये थी आपकी पहेलियां। फिर आगे है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। ये आपको शब्दकोश के क्रम में लिखने हैं। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं, सबसे पहले आएगा अभिवादन, फिर है अभ्यास, फिर है चिराग, फिर है प्रगति, फिर है महकना, फिर है विनय, फिर है शायर, फिर है संग्राम, संध्या और हमदर्द। ये थे शब्दकोश के क्रम में शब्द। फिर आगे है प्रशासकीय शब्दों की सूची बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये प्रशासकीय शब्द जो है आपके चैप्टर के हिसाब से, पहला है अधीक्षक। तो उनका वाक्य है, मैं थाने में जाकर अधीक्षक से मिला। फिर दूसरा है प्रभाग। तो उनका है फिल्म प्रभाग आज बंद था।
फिर है वरिष्ठ, तो ये यहाँ के वरिष्ठ है। फिर है कनिष्ठ, तो कनिष्ठ अधिकारी योग्य व्यक्ति है। फिर आगे है सचिव, तो मंत्री ने अपने सचिव को बुलाया। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर और उनकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज। अभी आपकी जो एग्जाम आने वाली है, इस एग्जाम में ये 2 चैप्टर ही रहेंगे और दोनों चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। यहाँ हमारी एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। इनके अंदर से ही आपको 2 चैप्टर के अंदर से ही आपकी एग्जाम रहेगी। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में मैं आपको फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँगी, समझाऊंगी, पर ये वीडियो में आपको